हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग, कंपोनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इनको डिटेल में करेंगे। इस टॉपिक में हम पहले 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपके जो पेंडिंग टॉपिक है वो हम करेंगे। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू फॉरेन करेंसी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन करेंसी को रेफर करता है कि ये फॉरेन करेंसी होती है। एंड द सिस्टम एंड मार्केट वेयर डिफरेंट कंट्री करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड। या फिर किसी मार्केट को ले सकते हो, सिस्टम को ले सकते हो जिसके अंदर अलग अलग कंट्री की करेंसीज होती हैं, उनको या तो बेचा जाता है और या फिर ख़रीदा जाता है। तो एक टाइप का क्या हो गया जी, एक्सचेंज हो गया। चाहे तो हम खरीदेंगे या हम बेचेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है फॉरेक्स। इसका आगे बताऊंगी आपको। इन सिंपल वर्ड इट मीन एक्सचेंजिंग वन कंट्रीज मनी फॉर अनदर कंट्रीज मनी। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एक कंट्री की करेंसी का दूसरे कंट्री की करेंसी में जो एक्सचेंज होता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो एन इम्पोर्टर से, तो एग्ज़ाम्पल क्या है इसके अंदर कि इंडियन इम्पोर्टर है, वो पे कर रहा है यूएसए डॉलर के अंदर यूएसए को। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जो रुपए हैं उसको यूएसए करेंसी में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यूएसए करेंसी कौन सी है, डॉलर है, तो उसको डॉलर में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज। तो जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन फॉरेन करेंसी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर फॉरेन करेंसीज आती हैं, जैसे यूएसए डॉलर हो गया, यूरोपियन करेंसी हो गया। दूसरा है फॉरेन बैंक डिपॉजिट, फॉरेन बैंक के डिपॉजिट आती हैं। थर्ड थिंग है हमारी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे बिल्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया फॉरेन करेंसी में। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि फॉरेक्स वर्ड, तो फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स का मतलब है कि इसके अंदर 5 मोस्ट पॉपुलर करेंसीज को रखा गया है। कौन कौन सी करेंसी है, जैसे यूरोपियन डॉलर, ठीक है, जापानीज़ के येन। तो इसमें हमें आगे लिखा हुआ है नीचे, वो देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी करेंसीज आती हैं, यूरोप का यूरो, जापानीज़ का जेन करेंसी आती है, ठीक है, ब्रिटिश का पाउंड एंड यूएसए डॉलर और कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इन 5 जो फेमस करेंसी हैं, इसको जिसमें रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं। तो इसमें यही लिखा था कि दीज करेंसी पेयर आर ट्रेडेड इन वेरी हाई वॉल्यूम एंड आर कॉल्ड मेजर पेयर। तो इसको हाई वॉल्यूम के अंदर ट्रेड करती हैं, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन करेंसीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए हमने इसको फॉरेक्स में रखा हुआ है। आगे है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था कि एक करेंसी और दूसरी करेंसी को हम चेंज करते हैं, लेकिन जब हम चेंज करते हैं तो किस रेट पे करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे। तो वन करेंसी का अनदर करेंसी के अंदर जिस रेट पे एक्सचेंज हो रहा है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितना देना पड़ेगा हमें। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं टू टेल यू हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ कंपेयर टू अनदर, कि एक करेंसी के कंपेयर में दूसरी करेंसी की कितनी वैल्यू है। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे, एक यूएसए डॉलर कितने रुपीज़ के बराबर है, 83 रुपीज़ के। तो यहाँ पे हमारे जो डॉलर है उसका प्राइस क्या हो गया, 83 रुपीज़। आगे है मेन टाइप ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के कौन कौन से टाइप हैं, मेन टाइप है इसकी फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी
कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि ये तैरती रहती है पानी पे, ठीक है, इसलिए इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है हमारी? ए फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट is determined by demand and supply of currency in foreign exchange market without government control। तो सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि इसमें सरकारें इंटरफेयर नहीं करती। इसके अंदर जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो करेंसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से आएगा कि उस करेंसी की डिमांड कितनी हो रही है और उस करेंसी की सप्लाई कितनी हो रही है, उसके बेस के ऊपर होगा। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ करेंसी कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स, यानी कि मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग खुद अपने आप चेंज आता है, उसके अंदर अपने आप वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हमें? इफ़ डिमांड फॉर इंडियन गुड्स राइज, अगर इंडियन गुड्स के प्राइस बढ़ती हैं, रुपीज़ क्या हो जाएगा? मे स्ट्रेंथ, यानी कि रुपीज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू पहले से क्या है हमारी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया हमें एक्सचेंज रेट की डिमांड फॉर एक्सचेंज एंड यहाँ पे दिया है हमें रेट, इसके किस रेट पे ये चेंज हो रही है। डिमांड कर्व क्या होता है हमारा? इसमें नेगेटिव बनेगा। क्यों नेगेटिव बनेगा? क्योंकि इसका क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ के साथ डिमांड का। जैसे ही पहले हमारी रेट ऑफ है, सपोज करो कि R1 है, रेट 1, ठीक है, यहाँ पे $1 50 के इक्वल है और हम कितनी डिमांड कर रहे हैं? OQ1 हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा, R1 से बढ़ के R2 हो जाएगा, यानी कि $1 पहले सपोज करो 50 के इक्वल था, 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब हमें 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 के बदले। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है। जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारी जो क्वांटिटी है वो हम पहले से कम डिमांड करेंगे डॉलर की। तो OQ2 डिमांड कर रहे हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या है? डॉलर के लिए कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व क्या हो गया? इसमें नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व में क्या है कि सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा? क्योंकि अब जो सप्लाई कर रहे हैं वो अपने डॉलर को कब ज़्यादा देना पसंद करेंगे? जब उनको $1 के बदले ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर की कब डिमांड बढ़ती है? जब डॉलर की हम ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज देते हैं। मान लो $1 के बदले पहले हम 50 रुपीज़ दे रहे थे, अब $1 के बदले कितना देना पड़ेगा हमें? 60 रुपीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हमारा पहले से बढ़ जाएगा, इसलिए इसका जो कर्व है वो क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव बनेगा। अब देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे इक्विलिब्रियम में आती है। तो पहले हमें दोनों डायग्राम को क्या करना पड़ेगा? एक ही डायग्राम में कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे किया है कि डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव है, हमने नेगेटिव बना दिया। सप्लाई कर्व पॉजिटिव है, सप्लाई कर्व हमने पॉजिटिव बना दिया। अब पहले एक्सचेंज रेट सपोज करो कि R2 है, ठीक है, मान लो $1 के बदले हमें 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब 60 रुपीज़ देने पड़ती हैं तो डॉलर के क्या है? सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है डॉलर की, ठीक है, सप्लाई तो कितनी हो रही है हमारी? इतनी, और डिमांड कितनी हो रही है? सिर्फ इतनी। तो जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो डॉलर की तो डॉलर के प्राइस क्या हैं? गिरेंगे, ठीक है। डॉलर पहले से क्या होगा? उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? गिरेगी। तो रेट ऑफ एक्सचेंज गिर के कहाँ पे आ जाएगी? $1 50 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन अब सपोज करो कि डॉलर की सप्लाई तो कम है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर पहले से महंगा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है इस पॉइंट के अंदर डिमांड को ज़्यादा दिखा रहा है और सप्लाई को क्या है? ये कम दिखा रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? इक्विलिब्रियम में जैसे $1 पहले 50 रुपीज़ का है, $1 नीचे 60 रुपीज़ का है, $1 के बदले हम 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो अब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड के ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा? डॉलर धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे 50 रुपीज़ है OR पे और यहाँ पे 40 रुपीज़ है,
ठीक है, और ऊपर 60 रुपीज़ के इक्वल है डॉलर। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी, तो एक्सचेंज रेट क्या है, पहले से बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ के किस पे आ जाएगी, OR पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड जब ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और दोबारा फिर से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ई पॉइंट पे। इसमें सरकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, इसके अंदर जो वर्क कर रहा है वो मार्केट फोर्स वर्क कर रहा है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपका कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जब होती है तो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग, जब मार्केट फोर्स द्वारा खुद ही इनमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाएगा, हमारा ई पॉइंट पे होगा। ओके, आगे देख लेते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेज, सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि हमने जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ी है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, एडजस्ट ऑटोमेटिकली विद मार्केट एक्सचेंज, कि इसके अंदर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ही अपने आप इसमें चेंज होकर एडजस्ट हो जाता है। तो डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट में खुद चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हम पॉइंट ई पे वापिस आ जाएंगे। नो नीड फॉर लार्ज फॉरेन रिजर्व्स, तो ये कह रहा है कि हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी के रिज़र्व रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में क्लीयरियम, सपोज करो अगर फ्लेक्सिबल ना हो, अगर सरकार को क्लीयरियम लाना पड़ेगा तो उसको रिज़र्व भी रखने पड़ेंगे। जैसे हमने ऊपर बात की थी फॉरेक्स, अगर हमारे पास फॉरेक्स होगा तभी हम इसमें डिमांड और सप्लाई में चेंज कर सकती हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है हमें फॉरेन रिज़र्व रखने की, तो खुद ही मार्केट में क्लीयरियम आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्ट ट्रू इकोनॉमिक कंडीशन, इसके अंदर ट्रू इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, लेकिन अगर सरकार इंटरफेयर करती है तो इकोनॉमी के अंदर जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। आगे है डिसएडवांटेज, क्या है इसकी, डिसएडवांटेज है करेंसी वैल्यू में फ्लैक्चुएट टू मच, कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती है। कभी क्या है, ये एक्सेस डिमांड हो जाती है, कभी ये एक्सेस सप्लाई हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम से कभी बहुत ज़्यादा, कई बार दूर चली जाती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, अब अगर बार बार इसके अंदर चेंजेस आती हैं, कभी एक्सेस डिमांड आ गई, कभी एक्सेस सप्लाई आ गई, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, अनिश्चित हो जाता है कि आज $1 के बदले हम 80 रुपीज़ दें या 70 दें या 75 दें, तो लगातार इसमें चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ट्रेड में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनिश्चित हो जाता है कि हम क्या पे करें। तो आगे क्या है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट, तो पहले हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर लिया इसमें, अब हम करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है। फ्लेक्सिबल में सरकार इंटरफेयर नहीं करती, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप इक्विलिब्रियम में आती है। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसके अंदर सरकार को क्या करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ए फिक्स एक्सचेंज रेट इज ए सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी इज फिक्स और पैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक टू अनदर करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसीज। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सचेंज रेट क्या रखनी पड़ती है, फिक्स रखनी पड़ती है, और फिक्स कौन रखता है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसमें जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसके कभी उनको डालकर मार्केट के अंदर, कभी उनमें से मार्केट में से फॉरेन करेंसी को निकाल के वहाँ पे इसको फिक्स रखती है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट डज नॉट चेंज फेयरली, इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कि ये अपने आप चेंज नहीं होती, इसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इफ़ द गवर्नमेंट फिक्स $1 इक्वल टू 83 रुपीज़, तो गवर्नमेंट ने सपोज करो फिक्स कर दिया कि $1 के बदले में हम 83 रुपीज़ ही पे करेंगे, तो अब मार्केट के अंदर जब इनकी डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है तो सरकार क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉलर डालकर या डॉलर निकाल कर मार्केट से इसको इसी लेवल पे बनाए रखती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमारा डिमांड और सप्लाई दी हुई है हमें, ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ई पॉइंट पे है, लेकिन सरकार क्या चाहती है, सपोज करो इस यहाँ पे रखना चाहती है अपने डॉलर को, तो सरकार क्या करेगी, इसके अंदर डॉलर की सप्लाई को बढ़ाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और इसके अंदर सरकार क्या करेगी,
तो $1 के बदले में उन्होंने फ़िक्स कर दिया कि 83 रुपीज़ हम पे करेंगे। तो सरकार ने इसकी अपर लिमिट है वो फ़िक्स कर दी है। अब इसके अंदर सरकार लोअर लिमिट भी फ़िक्स कर सकती है कि $1 के बदले में हम 60 रुपीज़ देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच चेंजेस होता है तो सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर इससे ऊपर चली जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो सरकार क्या है इसके अंदर इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे सरकार ने फ़िक्स कर दिया है, तो फ़िक्स कितनी है हमारी, $1 के बदले में हम 83 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है। तो ये फ़िक्स एक्सचेंज रेट हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। अब हमें पता है कि $1 के बदले 83 रुपीज़ ही पे करने हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो हम इसमें आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस स्पेकुलेशन इन करेंसी मार्केट। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि स्पेकुलेशन को रिड्यूस करेंगे करेंसी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती। जब $1 83 का ही है, तो लोग ना तो सट्टेबाजी वाले ना तो इसको खरीदेंगे ना बेचने की कोशिश करेंगे। आज सपोज करो कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट है तो वहाँ पे स्पेकुलेशन पॉसिबल होता है। अब मान लो कि जब डॉलर सस्ता होता है लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, और जो महंगा होता है तो वो जल्दी जल्दी बेच देते हैं। इससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेकुलेशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर डॉलर फिक्स है, तो इसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और अपने ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा इसमें, सेंट्रल बैंक मस्ट मेंटेन लार्ज फॉरेन रिजर्व। तो इसके अंदर बता रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो लार्ज फॉरेन रिजर्व रखने पड़ती हैं, क्योंकि हमने बताया था ऊपर फॉरेक्स के अंदर 5 जो करेंसी हैं वो सेंट्रल बैंक को अपने फॉरेक्स में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में इस टाइप के चेंजेस आते हैं तो कभी उनको फॉरेन करेंसी को मार्केट में सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है, और कभी क्या है मार्केट में से निकालना पड़ता है, उसकी सप्लाई कम करनी पड़ती है। इसलिए सेंट्रल बैंक को बहुत बड़ा रिजर्व रखना पड़ता है अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो। डिफ़िकल्ट टू मेन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो डेली बेस पे इसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं, उनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी इसके अंदर ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, हमने आज फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किया था। कल हम करेंगे कि अगर फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर पूरी की डिमांड चेंज होती है और सप्लाई में चेंजेस आती हैं, तो किस टाइप से उसमें इकॉनमी में चेंजेस आती हैं। तो बाकी जो टॉपिक मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है हमारा, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट, उसके अंदर पेंडिंग है टॉपिक, वो हम कल करेंगे। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।